हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड खुशबू पारेख। आज हम करेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 विच इज साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। साउंड वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आज के वीडियो में करेंगे हम। सो साउंड की डेफिनेशन आ जाए तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर। है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड, जो कि हमारे कानों में एक सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है। अब हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे साउंड डेली सुनते हैं। अलार्म का साउंड हो गया, अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा है ना। लोग बात करते हैं, पीपल टॉकिंग, कार के हॉर्न हो गए, बाइक के हॉर्न हो गए, बाइक की आवाज हो गई, यूटेंसिल्स की आवाज हो गई। ठीक है, घर में खाना बन रहा है, प्रेशर कुकर की आवाज हो गई। आप स्कूल जाते हैं, बेल रिंग करती है, टीवी का साउंड हो गया, डोर बेल का साउंड हो गया, डॉग बार्क कर रहा है, बहुत सारे साउंड है ना, रेनिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे साउंड हम डेली लाइफ में सुनाई देते हैं हमको, है ना। अब वो साउंड कैसे सुन रहे हैं, हमें कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, 10.1 एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या बोला है कि आपको रबड़ स्ट्रेच करना है। इस एक्टिविटी में हमको दिया हुआ है कि आपको रबर बैंड स्ट्रेच करना है कार्डबोर्ड बॉक्स में, कुछ इस तरीके से। जो नीचे मैंने पिक्चर अटैच किया, कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड का बॉक्स है, उसके यहाँ पर हमें रबर स्ट्रेच करवा दिया। तो आप जब प्लकिंग द बैंड कॉजेज इट टू वाइब्रेट, जैसे इसको प्लक करेंगे, मतलब ये सेंटर में ये जो पर्सन है इसने फिंगर लगा रखा है, जैसे इसको टच करेगा तो ये जब वाइब्रेट करने लगेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही इसका वाइब्रेशन, जैसे अगर ये जो बैंड है ये लूज़ बंधता है यहाँ पे या टाइट होता है, स्ट्रिंग इसका बैंड अगर टाइट होता है और लूज़ होता है, तो जो साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रहा है वो भी डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर अटैच किया है पीछे की साइड, ये वाला। यहाँ पर ये कार्डबोर्ड तो नहीं है, नॉर्मल एक स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है। अब इसके अंदर जब ये जो आपको सर्कुलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये सब क्या है, वाइब्रेशंस हैं जो कि प्रोड्यूस हुई है इस स्ट्रिंग के स्ट्रेच होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन इज़, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज़ रेफर्ड एज अ सोर्स। तो जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम सोर्स बोलते हैं। As long as the object is vibrating, it produces sound. Once the vibration stops, the sound also cease. कि साउंड तभी तक प्रोड्यूस होता है जब तक वाइब्रेशन हो रही है। जैसे ही वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है तो साउंड भी वहीं पे रुक जाता है, वो भी स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट हैं, उनके अंदर मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, उनमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। और जो वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करती है, तो वाइब्रेशन है क्या। तो वाइब्रेशन रेफर टू दी पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब कोई भी, मान लो ये पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इधर 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 इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीलेशन वर्ड आ जाए और या फिर वाइब्रेशन वर्ड आ जाए, सेम ही है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, पुलिंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को पुल किया हुआ है। स्ट्राइकिंग अ मेटल प्लेट, मेटल प्लेट को स्पून से स्ट्राइक कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ वाइब्रेशंस होती हैं इस वजह से। और वाइब्रेशन का सिंपल सा एग्जांपल, हम अपने फ़ोन को वाइब्रेटिंग मोड पे रख देते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेशन है। ठीक है, एयर वाइब्रेटिंग इनसाइड दी होलो पाइप, है ना। एयर, यहाँ पर एयर जब फ्लूट के अंदर वाइब्रेट कर रही है तो फ्लूट क्या है, साउंड प्रोड्यूस करती है। बांसुरी या फ्लूट साउंड प्रोड्यूस करती है। तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। और वाइब्रेशंस क्या है, दीज आर दी टू एंड फ्रो मोशन और दी ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट है वाइब्रेटिंग कंपोनेंट। अलग अलग बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्ट वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। मतलब जिन सारे, जैसे यहाँ पर ये 3 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, गिटार है, सितार है हमारे पास, तो ये कहाँ से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनमें स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है, एक वायर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए इस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करती है। कुछ विंड इंस्ट्रूमेंट है, इनमें एयर कॉलम होता है, तो आप मुँह से जब हवा उसके अंदर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे, अब जैसे ये यहाँ पर ढोलक हो गया, तबला हो गया,
ठीक है। तो इनके अंदर यहाँ पर ये बैंड है, इसके अंदर कैसे स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यहाँ पर मेटल का प्लेट है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है कुछ। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग पार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन की बॉडी में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं लैरिंक्स। उस वॉइस बॉक्स में स्लिट्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स उनको बोलते हैं, है ना। तो वो वोकल कॉर्ड्स जब स्ट्रेच होती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वो अगर वोकल कॉर्ड्स कहें हम अगर स्ट्रेच अच्छे से हैं तो साउंड का अलग प्रोडक्शन रहता है, अलग टाइप का साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो अब देखिए ये डायग्राम है यहाँ पर एक, दिस वन। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड, और मैकेनिज्म क्या है, वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट, और स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, स्लिट्स जब स्ट्रेच होती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। शेपिंग ऑफ द साउंड, साउंड में क्या क्या मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, तो टंग्स हो गए, लिप्स हो गए, माउथ हो गया, नेज़ल कैविटी हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारे साउंड में इन्वॉल्व होती हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं। वोकल कॉर्ड, टाइटली स्ट्रेच्ड मस्कुलर फ्लैप इनसाइड द लैरिंग्स, उनको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। और साउंड कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, जब ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती हैं तब साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट बात करें, अब हमने ह्यूमन बींग्स की तो बात कर ली, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी के अंदर विंग्स होते हैं, उनके लेग्स होते हैं, तो कभी हैंड्स होते हैं, तो वो उन सब पार्ट्स को कहें हम शेक करके या उनको रब करके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रास होपर का एग्जांपल दे रखा है, और क्रिकेट्स का एग्जांपल दे रखा है कि वो अपने विंग्स को और लेग्स को कहें हम रब करके एक दूसरे के साथ फिर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक और टर्निंग फोक। कुछ इस तरह की शेप का टर्निंग फोक होता है, मेटल का बना हुआ होता है, स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है मेटल के अंदर भी। यू शेप्ड मेटल इंस्ट्रूमेंट है ये। इसके अंदर दो आर्म्स होती है जिनको प्रॉन्जेस बोलते हैं। जैसे ये दो क्या हैं, प्रॉन्जेस हैं। व्हेन स्टक इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो जब ये स्टक होता है, इसको किसी भी चीज़ के साथ हम स्टक करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे आप आगे देखोगे इस वीडियो में। देखिए ध्यान से, ये जो टर्निंग फोक है यहाँ पर, है ना, इस टर्निंग फोक को पहले यहाँ पर इस पैड के ऊपर स्ट्राइक किया, फिर उस टर्निंग फोक को क्या करेंगे, ईयर के पास लेके जाएंगे, जो नेक्स्ट आपको इसमें दिखाई दिया, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। और जब उस टर्निंग फोक को वाटर के अंदर लेके जाएंगे तो ये सर्कुलर जो हैं वेव्स टाइप बन रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि जो टर्निंग फोक है इसके अंदर वाइब्रेशन थी, तभी ये जो सर्कुलर जो वेव्स हैं वो बन रही हैं। ठीक है, तो हमको इससे पता चल रहा है यहाँ पर भी सेम कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है बाय वाइब्रेशन। एक्टिविटी के एक बार हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। टर्निंग फोक, स्ट्राइकिंग टर्निंग फोक ऑन अ रबर पैड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, साउंड हमें सुनाई दे रहा है, साउंड इज हर्ड, और वेव्स फॉर्म हो रही हैं। तो इससे कंक्लूजन यही निकल रहा है कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है बाय दी वाइब्रेशंस। नेक्स्ट एक और वीडियो है यहाँ पर, एक बार आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों। इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है बच्चा जो है एक साइड के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ पर ये बच्चा स्ट्राइक कर रहा है टेबल को, और दूसरे बच्चे ने कान लगा रखा है टेबल के ऊपर। चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने की ये है कि जो ये टेबल है वो कैसा है, सॉलिड फॉर्म का है। अब दूसरे बच्चे को कानों में वाइब्रेशन सुनाई देती है, आप भी करके देख सकते हो, आपको भी वाइब्रेशन सुनाई देंगी। तो वाइब्रेशन क्यों सुनाई दे पा रही हैं, क्योंकि साउंड की जो वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर वो ट्रैवल कर रही हैं, और किस में ट्रैवल कर रही हैं, सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, तभी वो सुनाई दे। जो बच्चे ने स्ट्राइक किया था हाथ टेबल के ऊपर, वो साउंड आपको एयर में भी सुनाई देगा, लेकिन एयर में वो साउंड थोड़ा वीक सुनाई देगा। और जैसे ही बच्चा टेबल के ऊपर अपना जो कान है उसको रखता है, तो वो साउंड थोड़ा लाउडर सुनाई देगा। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जो साउंड है वो बेटर ट्रैवल करता है सॉलिड के अंदर एज कंपेयर टू एयर। नेक्स्ट वन इज साउंड का यहाँ पर ट्रैवल दिखा रखा है लिक्विड में। तो यहाँ पर दो स्पून दिखाई हुई हैं जिसको वाटर के अंदर स्ट्राइक किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बबल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बबल्स क्या दिखा रही है, वाइब्रेशन को शो कर रही है। जब भी स्पून स्ट्राइक करती हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और उन वाइब्रेशन की वजह से बबल्स फॉर्म हो रही है।
तो इट शोज दैट साउंड ऑल्सो ट्रैवल इन लिक्विड। तो साउंड सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में तीनों में ट्रैवल करता है, पर सबसे फास्टर स्पीड इसकी किस में होती है? सॉलिड में। और रीजन ये है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये तो हमारा सॉलिड का केस हो गया। वहीं मैं लिक्विड की बात करूँ तो पार्टिकल के अंदर थोड़ा गैप ज़्यादा होता है, तो ट्रांसफ़र होने में थोड़ा टाइम लगता है। और गैसेस के पार्टिकल तो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो ट्रांसफ़र होने में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द स्पीड, या कहें हम आप ऑर्डर बताइए स्पीड का सॉलिड लिक्विड गैस में, साउंड की स्पीड का, तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है साउंड की वो सॉलिड में रहती है, देन स्पीड रहती है लिक्विड में, और सबसे लेट ट्रैवल करता है गैस के अंदर साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और दे रखा है कि साउंड को हमेशा एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, ये साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम क्या है? जब कोई मीडियम नहीं है, मान लीजिए कहीं पे हवा प्रेजेंट है, हमने उस हवा को भी निकाल लिया, एयर को भी निकाल लिया, मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, कोई मीडियम नहीं है साउंड के ट्रैवल करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वो क्या है, वहाँ पर वैक्यूम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर एक बेल का एग्जांपल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल का। इस इलेक्ट्रिक बेल को एक ये कहें हम कवरिंग है ग्लास की, यहाँ पर हम वैक्यूम को, मतलब यहाँ पर बिल्कुल जो भी अंदर की साइड एयर प्रेजेंट है उसको निकाल लेंगे बाहर की साइड। तो जब एयर रिमूव हो जाएगी, जैसे जैसे एयर बाहर रिमूव होगी वैसे वैसे साउंड का जो स्पीड है, या कहें हम साउंड की जो लाउडनेस है वो कम होती चली जाएगी। तो इससे पता चलता, और एक बिल्कुल जब वहाँ पर कोई मीडियम बचेगा नहीं, एयर बिल्कुल भी नहीं बचेगी, तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा। तो एक्सपेरिमेंट दे रखा है, बेल जार है विद वैक्यूम पम्प, एज एयर इज़ रिमूव, जैसे आप एयर को बाहर निकालेंगे साउंड का स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उसकी जो लाउडनेस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि इन वैक्यूम नो साउंड इज़ हर्ड, वैक्यूम में किसी भी तरह का कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इससे रिलेटेड। 3 क्वेश्चन हमें पॉज एंड पॉन्डर में दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्सप्लोर द वेरियस वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। तो आपको अलग अलग तरीके बताने हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। सबसे पहले प्लकिंग है, जिसे स्ट्रेच करी गई स्ट्रिंग गिटार की। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग है, हिटिंग अ सरफेस, ड्रम, टर्निंग फॉक, कुछ भी ले लिया। ब्लोइंग, जिसके अंदर वाइब्रेटिंग कॉलम एयर वाला था, वो सारा ब्लो करके ना उसमें हम हवा डाल के फिर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लूट हो गया, ट्रम्पेट हो गया, इन सब में। और एक रबिंग, नॉर्मल आप अपने हाथों को रब कर सकते हैं, इसमें वायलिन का एग्जांपल दिया, और रब करके आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट। ये हमने अभी पढ़ा भी था, एक बार और देख लेते हैं। जैसे गिटार और वायलिन हो गया, स्ट्रेच स्ट्रिंग हो गया, उसमें फ्लूट, ट्रम्पेट हो गया, उनमें एयर कॉलम है। तबला या ड्रम है, उसके अंदर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, उनसे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। असर्शन दिया हुआ है, वी कैन नॉट हेयर साउंड ऑफ बेल रिंगिंग इन अ क्लोज जार आफ्टर द मोस्ट ऑफ द एयर इज पम्प आउट। कि क्लोज जार में ज़्यादातर एयर को बाहर निकाल लिया तो साउंड सुनाई नहीं देगा, इट इज़ द असर्शन। और रीज़न है साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। तो बिल्कुल सही है, दोनों चीज़ें ही सही है ना। उससे जो बेल वाली एक्टिविटी थी उससे यही समझ में आया कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। वैक्यूम में साउंड कभी ट्रैवल नहीं करता है। और वैक्यूम क्या है? जहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बोथ असर्शन और रीज़न ट्रू है, और एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इट इज़ दी हुई है। स्लिंकी एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर स्लिंकी को एक बार पुश किया है, एक बार पुल किया है। तो उससे क्या है, पुशिंग और पुलिंग से कुछ इस तरह का कहीं हम अरेंजमेंट फॉलो हो रहा है। अगर आप पुश करते हो तो कुछ इस तरह के कंप्रेशन, मतलब जो वो रिंग्स हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और हम उसको पुल करेंगे, खींचेंगे तो कुछ रिंग्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 तरह के रीजन बन रहे हैं। एक ऐसा रीजन जहाँ पर जो पास आ रहे हैं, और एक ऐसा रीजन जहाँ पर रिंग्स दूर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जहाँ रिंग पास पास आ रहे हैं, मतलब दिस काइंड ऑफ रीजन इज़ नॉन एज कंप्रेशन, और जहाँ पर वो दूर दूर जा रहे हैं उसको बोलते हैं कि वो किस तरह का रीजन बन गया? रेयर फ्रैक्शन। अब एक चीज़ और नोटिस करनी है हमको यहाँ पे, कि यहाँ पर जो रिंग्स हैं वो खुद आगे मूव नहीं कर रहा है ना। जैसे यहाँ पर ये जो भी कंप्रेशन का रीज़न फॉर्म हुआ, तो वो रिंग मूव नहीं कर रहा है आगे,
डिस्टर्बेंस जो है वो मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल्स खुद से मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ओनली डिस्टर्बेंस है वही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ देखने की। देखिए यही लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन क्या आई है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, कॉइल मूव्स बैक एंड फोर्थ नॉट अलोंग द लेंथ। कॉइल आगे लेंथ के आगे मूव नहीं कर रहा है, मतलब कॉइल उठ के नहीं जा रहा है कहीं भी, वो रिंग उठ के कहीं नहीं जा रहा है, वो तो जो रिंग के कॉइल्स हैं वो तो आगे पीछे ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि डिस्टर्बेंस ही ट्रैवल करता है, पार्टिकल मूव नहीं करते हैं कहीं पे भी साउंड वेव के अंदर। ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, रीज़न वेयर कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन का रीज़न, और जहाँ पर कॉइल्स एक दूसरे से दूर हैं उसको हम कौन सा रीज़न बोलते हैं, रेयरफेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कंटिन्यूसली फॉलो होते रहते हैं, उसी से साउंड वेव की फॉर्मेशन होती है। आगे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। देखिए दोबारा से वही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए एक ऐसी जगह है जो कि छोटी जगह है थोड़ी, और वहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लेस को हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर क्या है, कंप्रेशन। क्राउड इन अ स्मॉल स्पेस, एक स्मॉल स्पेस में बहुत सारे लोग हैं, और जहाँ पर भी कंप्रेशन रहता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लोगों को हम पार्टिकल से कहीं कंपेयर करें तो हाई प्रेशर रीज़न रहता है और डेंसिटी भी हाई रहती है। और जो रेयरफेक्शन का रीज़न है, मान लीजिए जगह बड़ी है लोग कम हैं, तो वो किस तरह का रीज़न हो गया, रेयरफेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार और देख लेते हैं। मान लो ऐसे बहुत मतलब जगह छोटी सी है, अब हमने बहुत सारे लोग उसके अंदर डाल दिए, तो एक इस तरह की डेंसिटी भी हाई हो गई, प्रेशर भी हाई हो जाएगा। वही जगह हमारे पास बड़ी है और लोग बहुत कम है, इस तरह से मान लो इतने ही लोग हैं और इतनी जगह के अंदर, तो इस तरह का किस तरह का रीज़न हो गया ये, इट इज़ अ रेयरफेक्शन रीज़न। और ऐसे रीज़न के अंदर प्रेशर भी लो रहता है और डेंसिटी भी लो रहती है। आगे देखिए, तो फॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव होता कैसे है, यही कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन ये फॉलो होता रहता है, उससे जो है साउंड वेव फॉर्म होती है। तो सोर्स वाइब्रेट करता है, एयर पुश होती है, तो कंप्रेशन का रीज़न बनता है। अगर सोर्स पीछे की साइड आ गया तो रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होता है और कंटिन्यूस मोशन वेव फॉर्मेशन होता है। मतलब कंटिन्यूस मोशन मतलब ये जो कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन फॉर्म होते रहते हैं और साउंड वेव फॉर्म होती है। देखो आगे, ये यहाँ पर एक साउंड का सोर्स दिखा रखा है ना। अब मान लो साउंड बज रहा है, स्पीकर टाइप है ये, इसमें बज रहा है साउंड, तो पास का जो रीज़न है उसके अंदर पार्टिकल रहेंगे, वो बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो कंप्रेशर का रीज़न बन गया। उसके जो दूर के पार्टिकल हैं, अब मान लो ये पीछे की साइड साउंड निकल रहा है या कैसे भी, दूर के जो पार्टिकल है वहाँ पर क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन का रीज़न जो होता है उससे क्या है, साउंड वेव की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट एक और यहाँ पर पिस्टन का डायग्राम या पिस्टन एक्सपेरिमेंट दे रखा है। देखो ये रहा, ये पिस्टन को पुश किया यहाँ पे, है ना। जैसे पिस्टन को पुश करेंगे तो जो उसके जस्ट पास का जो एरिया है वहाँ पर किस तरह का रीजन बनेगा, कंप्रेशन का रीजन बनेगा। और जब पिस्टन को पीछे की साइड पुल करेंगे, है ना, तो यहाँ पर किस तरह का रीजन बन गया, रेयर फ्रैक्शन का। तो वही कंप्रेशर रेयर फ्रैक्शन फॉलो होता रहता है और साउंड वेव की फॉर्मेशन होती है। और मेन बात यहाँ पर देखने की ये है कि पार्टिकल मूव नहीं करता है, ओनली डिस्टर्बेंस ही मूव करता है, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। अब हम क्योंकि चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव जो होती है बेटा वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इतना ध्यान रखना। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती हैं जहाँ पर पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव करें। मान लो ये पार्टिकल है, पार्टिकल भी ऐसे मूव कर रहा है और वेव भी ऐसे मूव कर रहा है, तो उसको हम पार्टिकल मतलब खुद मूव नहीं करता, वाइब्रेशन मूव करती है, ध्यान रखना। तो पार्टिकल की जो वाइब्रेशंस है वो और वेव पैरेलल ही मूव करे, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ट्रांसवर्स वेव भी होती हैं एक, उनमें क्या है, वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल की वाइब्रेशन मूव करती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर वेव ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल जो है वो इस तरह, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो इस तरह से मूव करेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट वेव हो गई, वाटर वेव हो गई, ये किसके एग्जाम्पल है, ट्रांसवर्स वेव के। डायग्राम देख लेते हैं हम। देखिए ऊपर जो डायग्राम है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए दिया हुआ है कि पार्टिकल और वेव का डायरेक्शन सेम है, पार्टिकल वाइब्रेशन और वेव का डायरेक्शन सेम है। नीचे वाला डायग्राम फॉर द ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्शन है वो अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, किसका, पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे।
और साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बात करेंगे। तो एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो डिस्टेंस को दिखाया जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्या दिखाएंगे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ। अब मान लो ये डायग्राम इस तरह से आपको साउंड वेव का इस तरह का डायग्राम दिखाई देगा। तो जो ऊपर वाला जो कर्व है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाला कर्व होता है बेटा इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, अबव जो कर्व है, अबव दिस लाइन है ना, ज़ीरो लाइन बोल लो या कुछ भी, जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल पार्टिकल स्टेबल है। फिर वो जब मूव करने लगता है, वाइब्रेशन आने लगती है, तो कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो कर्व है वो क्रस्ट को डिनोट करता है, नीचे वाला जो कर्व है इट विल डिनोट ट्रफ। अब देखिए आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव की। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ। दो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो आते हैं, तो एक के बाद एक आने वाले दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, है ना, लैम्डा का ये साइन होता है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर। अब एक बार देखो, इसको डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा तुमको। देखो यहाँ पे ये दो क्रस्ट हैं ऊपर वाले और ये दो ट्रफ हैं, है ना, ये वाला और ये वाला ट्रफ है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पर दो डायग्राम बता रखे हैं, पेपर में डायग्राम भी आ जाता है कि आप बताइए कि कौन से डायग्राम में वेवलेंथ ज़्यादा है, किस में कम है। तो देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसमें ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस छोटा है। तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है इस ऊपर वाले डायग्राम में, और नीचे वाले जो डायग्राम है इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो कैसी है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तो वेवलेंथ क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज़ नोन एज वेवलेंथ एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर लैम्डा, और इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को पढ़ने से पहले हमें ऑक्सीलेशन वर्ड पढ़ना ज़रूरी है। तो ऑक्सीलेशन क्या है, देखिए, कंप्लीट चेंज इन द डेंसिटी में चेंज एट अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम एंड बैक टू मैक्सिमम। देखो ये मैक्सिमम टू मिनिमम, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड बैक टू व्हाट, मैक्सिमम। कि आप मैक्सिमम से मिनिमम, तो ये हमारे पास एक ऑक्सीलेशन ये हो जाता है। ठीक है, अगर हम डायग्राम में मैं बताऊं तो ये एक ऑक्सीलेशन है। अब फ्रीक्वेंसी पढ़ने के लिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही क्या है, द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑक्सीलेशन एट अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कह दूँ या मैं 1 सेकेंड कह दूँ कि 1 सेकेंड में कितनी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रही है, या कितनी कहीं हम इस तरह के कर्व फॉर्म हो रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, किसी भी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी। अब इसकी जो यूनिट होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, है ना, न्यू। आप इसको थोड़ा ऐसे बनाओगे, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और इसकी जो यूनिट है हर्ट्ज़ होती है, या फिर पर सेकंड भी इसकी यूनिट को हम बोल सकते हैं, सेकंड -1 या फिर हर्ट्ज़ इसकी यूनिट को बोलेंगे। अब मानो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि एक साउंड वेव है और वो प्रोड्यूस कर रहा है 10 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड। आपसे कह देंगे कैलकुलेट करो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, तो हम क्लियरली बोल देंगे जितने ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होते हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो 10 ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन फ्रीक्वेंसी विल ऑल्सो बी 10, और यूनिट हमारी हर्ट्ज़ है तो 10 हर्ट्ज़ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन को पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड। मान लो ये एक ऑक्सीलेशन है, इसको पूरा होने में जितना भी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 मिनट जो भी लग रहा है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन डेंसिटी ऑक्सीलेशन, वन कंप्लीट डेंसिटी ऑक्सीलेशन, उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड। इसका सिंबल है T, कैपिटल T, और टाइम की तो यूनिट सेकेंड होती है, तो यूनिट इज सेकेंड। अब एक रिलेशनशिप है हमारे पास आगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वो देखेंगे हम। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है, देखिए, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये है, न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम पीरियड को आप T से रिप्रेजेंट करें। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड की। मतलब अगर ये टाइम पीरियड T है तो फ्रीक्वेंसी जो है ये रिलेशन इन दोनों के बीच में आ जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब मान लो आपको ऐसे दे दिया कि कोई भी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 10 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है एक साउंड वेव की, है ना, आपसे कहे टाइम पीरियड निकालो, तो क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सिंपल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 1/10 सेकेंड।
ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस रिलेशन की हेल्प से हम एक दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखिए आप ध्यान से, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो पार्टिकल का जो डिस्टर्बेंस है या जो भी कर्व हमारे पास इस तरह से बन रहा है, तो इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का फ्रॉम इस मीन पोजीशन, मान लो पार्टिकल यहाँ रखा है, फिर वो ऑक्सीलेट होने लगा, वाइब्रेट होने लगा, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके क्रस्ट में हो, चाहे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसके ट्रफ तक हो, तो वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन हम देख लेंगे। द मैक्सिमम चेंज इन द डेंसिटी ऑफ एयर इन अ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कंपेयर टू द एवरेज डेंसिटी वैल्यू। मैक्सिमम चेंज इन द डेंसिटी है ना, क्योंकि हम वाई एक्सिस के ऊपर डेंसिटी दिखा रहे थे, तो मैक्सिमम चेंज इन द डेंसिटी, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम चेंज यही होगा, तो मैक्सिमम चेंज जो डेंसिटी के अंदर आ रहा है, चाहे वो कंप्रेशन में आ रहा है, चाहे वो रेयर फ्रैक्शन में आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू द एवरेज डेंसिटी वैल्यू, तो ये एवरेज डेंसिटी वैल्यू को दिखाता है। एवरेज डेंसिटी वैल्यू के कंपैरिजन में उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। अब देखो ये दो डायग्राम है, क्लियर है, जितना ऊंचा कर्व बनेगा उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम है, क्योंकि जो गैप है वो कम है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी को समझेंगे हम, पहले डेफिनेशन देखते हैं इंटेंसिटी की क्या है। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, वो उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। मान लो आप बैठे हो, वो हमने एक बेंच वाला एग्जांपल दिया था, मान लो आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, और आप इस बेंच को टैप कर रहे हो, आपका फ्रेंड यहाँ पर कान लगा के लेटा हुआ है आराम से, तो आप जैसे टैप करोगे तो उसके कान में एकदम से आवाज़ आएगी। क्यों? क्योंकि उस यूनिट एरिया में से पास होने वाली जो साउंड वेव है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से, तो उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी विच इज़ पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपागेशन एट अ टाइम, वो उसकी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। साउंड विच इज स्पीड ऑफ साउंड। आज हम रिफ्लेक्शन, रेवर्बरेशन, एको, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। तो फर्स्ट वन है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि साउंड की स्पीड क्या होती है। डेफिनेशन इज द डिस्टेंस which a point on a wave such as crust or a trough travel in a unit time। मतलब यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम को मान लो मैं 1 सेकेंड ले रही हूँ, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वेव, हम उसको क्या बोलते हैं, उसका स्पीड। रिलेशनशिप है वेवलेंथ का और स्पीड का, फ्रीक्वेंसी का और स्पीड का, वो हम देख लेते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हमने ये चैप्टर किया है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको वेवलेंथ से रिप्रेजेंट किया, इसको हम लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा अपॉन टी। तो अगर वेवलेंथ और स्पीड का रिलेशनशिप आ जाए तो स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम कहें हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कहें, और हमको पता है 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो हम 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो जो स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी हो गया, तो वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम रिटर्न फॉर्म में लिखे तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, अब स्पीड किस किस चीज पे डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग रहती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस में तो सबसे फास्ट साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। रीजन वही है हमारे पास कि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं, तो पार्टिकल्स के अंदर जो वाइब्रेशन का ट्रांसफर है वो बहुत फास्ट होता है। मान लो ये एक पार्टिकल है, इसके अंदर वाइब्रेशन आई, तो साइड वाला पार्टिकल उसके टच में ही है, फास्टली जो है वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाएंगी नेक्स्ट में और जल्दी, इस तरह से वाइब्रेशन का ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल में गैप और गैस में बहुत ज्यादा गैप है, तो वाइब्रेशन के ट्रांसफर में भी टाइम लग जाता है। इसी वजह से सॉलिड स्पीड जो होती है वो साउंड की बहुत ज़्यादा है, फिर उससे कम स्पीड लिक्विड में और सबसे कम स्पीड गैस में है। रीज़न वही है कि पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के पार्टिकल आर क्लोजर टुगेदर दैन इन गैस और लिक्विड, तो इसलिए वाइब्रेशन का ट्रांसफर जो होता है वो ईजी हो जाता है इन केस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर दो हैं, एक तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो साउंड का जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनके अंदर वाइब्रेशन बढ़ता है, इस वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। सेम इज़ फॉर द ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वाटर कंटेंट बढ़ता है, और तुमको पता है कि एयर के कंपैरिजन में लिक्विड में
है ना, मतलब गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है एनवायरनमेंट में वैसे ही साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, और 22 डिग्री, ये एयर की बात हो रही है यहाँ पे, और 22 डिग्री सेल्सियस के ऊपर साउंड की स्पीड जो है वो बढ़ के 344 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। रीज़न वही है कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ जाती है। ये मतलब नंबर्स जो है हम लर्न कर लें, थोड़ा रिमेंबर रख लें, एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद रह जाएंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत रेयर बट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू द लाउडनेस। नेक्स्ट टॉपिक है लाउडनेस। 3 टॉपिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो समझने की कोशिश करेंगे। लाउडनेस को बेटा वॉल्यूम से समझो, जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी, है ना, उतना ही साउंड लाउडर होता जाता है, ठीक है। और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड। साउंड के एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस डिपेंड करती है। तुमको याद हो मैंने एम्पलीट्यूड को डायग्राम से समझाया था। मान लो ये ग्राफ है, एक ये वाला साउंड का मतलब कहें हम ऑक्सीलेशन है और एक ये वाला ऑक्सीलेशन है, ठीक है। ये थोड़ा नीचे वाला छोटा बन गया, ये भी बड़ा ही बनेगा। तो आपको दिख रहा है ये जो चीज़ें इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड लेस है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम है यहाँ पर तो साउंड की लाउडनेस भी कम रहेगी। डायग्राम दे देते हैं, पूछ लेते हैं आपसे, है ना। तो ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी कम, इसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो लाउडनेस भी इसमें ज़्यादा हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। और जो आदमी होते हैं, मेन होते हैं, उनके साउंड का लाउडनेस ज़्यादा होता है और फीमेल के साउंड की लाउडनेस कम होती है। रिलेशनशिप देख लो क्या है एम्पलीट्यूड का। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी, लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। डेफिनेशन एक बार देख लो लाउडनेस की। Understanding sound levels, two sound produced by the same instrument or source can be differentiated by their level which refer to their loudness। क्या कह रहा है कि 2 साउंड प्रोड्यूस किए गए हैं सेम इंस्ट्रूमेंट से, एक ही इंस्ट्रूमेंट से 2 तरह के साउंड प्रोड्यूस किए गए हैं, तो वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन साउंड्स को उनकी लाउडनेस से, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम। अब लाउडनेस बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक एक फैक्टर को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास सबसे पहले है लाउडनेस का रिलेशन विद द डिस्टेंस। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड जो होता है वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे लाउडनेस ऑफ द साउंड जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो लाउडनेस कम हो जाती है। जैसे मान लो ये सोर्स ऑफ साउंड है, अगर जितना दूर मतलब सोर्स ऑफ साउंड रहेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी लाउडनेस कम होती जाती है साउंड की। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, अब ज्यादा डेंसर मीडियम है तो लाउडनेस बढ़ेगा, क्योंकि डेंसर मीडियम के अंदर पार्टिकल पास रहते हैं। जैसे स्टील है, सबसे ज्यादा डेंसिटी है, जहाँ पर जो 3 चीजें दी हुई है, एयर, वाटर और स्टील, में स्टील सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है। तो उसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, पार्टिकल बहुत पास है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड फास्ट रहेगा, ठीक है। वाटर के अंदर आपको पता है पार्टिकल थोड़ा गैप पे रहते हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड थोड़ी कम रहती है स्टील या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में, और एयर के अंदर स्पीड सबसे कम रहती है। तो लाउडनेस ऑफ स्पीड डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो जितना डेंसर ऑब्जेक्ट रहता है, लाउडनेस जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो जितना डेंसर ऑब्जेक्ट है उतनी ही उसकी लाउडनेस रहेगी साउंड की उसमें। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस ऑफ साउंड बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है लार्ज सरफेस एरिया स्पीकर के अंदर, देन ड्रम के कंपैरिजन में, और फिर एक फॉग दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सरफेस एरिया ये कवर करेगा। आप नॉर्मल भी देख सकते हो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक तो आप बोर्ड के ऊपर टैप कर रहे हो, ठीक है, तो या कहे अलमीरा, एक बड़ी सारी अलमीरा है, उस पर हम टैप कर रहे हैं तो साउंड हमारा ज्यादा लाउडर आएगा एज कम्पेयर टू अगर हम टैप कर रहे हैं किसी भी छोटी प्लेट के ऊपर हाथ से, है ना। साउंड लाउडर क्यों आ रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है अलमीरा का एज कम्पेयर टू अ स्मॉल प्लेट, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस ऑफ द साउंड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पिच। पिच को देखेंगे हम, द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच यू कैन डिस्टिंग्विश टू साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे 2 साउंड जिनकी लाउडनेस सेम है, उनके बीच में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो पिच हेल्प करता है आपको डिफरेंस करने में, और जो पिच ऑफ द साउंड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर 2 एक डायग्राम दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या था हमारे पास, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड।
अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे, एम्पलीट्यूड दोनों में सेम है, डायग्राम्स में दोनों में एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब मेन पोजीशन से ये जो कर्व बन रहा है इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन इनके अंदर जो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बन है, तो जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पे, है ना। तो पिच ऑफ द साउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका पिच भी ज़्यादा रहता है, और जिसकी कम है उसका पिच भी कम रहता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, फीमेल जो होती हैं उनके साउंड की पिच ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? पिच। क्यों ज़्यादा होती है पिच? क्योंकि उनके साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और मेल के साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल के साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वन इज़ द क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब देखो, दो कहें हम इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे यहाँ पर एक वायलिन और एक पियानो दे रखा है, डायग्राम जो बनाए हुए हैं, एक वायलिन और एक पियानो। मान लो दोनों साउंड का, दोनों से जो भी साउंड निकल रहा है, दोनों के साउंड का एम्पलीट्यूड भी बराबर है और फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। फिर भी हम उन साउंड्स के अंदर इजीली डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हमें कानों में सुनाई दे तो हम इजीली बता सकते हैं वायलिन का साउंड है ये, पियानो का साउंड है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी डिफरेंट है साउंड की। ठीक है, तो वो एक कंपैरिजन क्राइटेरिया क्या है, लाउडनेस भी सेम हो, पिच भी सेम हो साउंड का, फिर भी हम उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हुआ है फ्रीक्वेंसी वाला, तो वायलिन का कुछ इस तरीके का बनता है और पियानो का कुछ इस तरीके का बनता है, तो दोनों में हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ द साउंड हमें हेल्प करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू सच काइंड ऑफ अ साउंड विच हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी बट स्टिल दे हैव डिफरेंट क्वालिटी, तो सो वी कैन डिफरेंशिएट दैम जस्ट बाय हियरिंग। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ साउंड की हम बात करेंगे, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड वो होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। तो इंफ्रासोनिक साउंड आर द साउंड वेव्स दैट हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ये हमारा ह्यूमन रेंज, मतलब हमें नहीं सुनाई देता ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, हम इन साउंड्स को नहीं सुन सकते। एग्जाम्पल जैसे अर्थक्वेक हो गया, एलिफेंट कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? इंफ्रासोनिक साउंड के। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड, वो वाले साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं? द साउंड वेव हैव द फ्रीक्वेंसी मोर देन या ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। और ये भी हम नहीं सुन सकते हैं, जैसे मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी, बैट्स जो होती हैं उनका साउंड, तो ये सब क्या है? अल्ट्रासोनिक साउंड के एग्जांपल है। अब हम भाई इंफ्रासोनिक भी नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक भी नहीं सुन सकते, तो हमारा रेंज क्या है? तो ह्यूमन बींग्स जो है उनका जो हियरिंग रेंज है दैट लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये हमारी मतलब कहें हम फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको हम सुन सकते हैं ह्यूमन बींग। ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग? तो हमारा ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन दे रखी है इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड की, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। इंफ्रासोनिक साउंड को यूज़ किया जाता है नेचुरल इवेंट को डिटेक्ट करने के लिए, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उनके जो साउंड होते हैं वो आते हैं इंफ्रासोनिक साउंड की रेंज में। अल्ट्रासोनिक साउंड को मेडिसिन में, जैसे अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाई जाती है, उनमें ब्रेकिंग द किडनी स्टोन, किडनी हो जाती है ना बॉडी के अंदर, तो उनको किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए ये वाली जो वेव्स होती है उनको डाला जाता है, उसे किडनी स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है, तो उसमें यूज़ किया जाता है। वेल्डिंग करवाई जाती है ना साइकिल की, जो भी आयरन मेटेरियल्स होते हैं या मेटल के मेटेरियल, उनकी वेल्डिंग करवाने में इनका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग द डिटेक्टिव डेलिकेट मशीनरी पार्ट, मशीन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो नॉर्मली हम साफ़ नहीं कर सकते, या बड़ी बड़ी मशीन्स कहीं पे लगी हुई उनको हम साफ़ नहीं कर सकते, उनमें इन साउंड वेव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एकोलोकेशन। ये क्या है? एनिमल लाइक बैट, डॉल्फिन, वेल्स यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स, हेल्प दैम टू नेविगेट, डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स एंड हंट प्रे इन द डार्क। अब मान लो कोई बैट जा रही है, उसको पता करना है कि भाई आगे कोई है ऑब्जेक्ट, ऐसा तो नहीं है जो भाई मुझसे टकराए तो मुझे लग जाएगी, या जैसे पानी के अंदर वेल घूम रही है उसको देखना है, तो वो क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव अपनी सेंड करते हैं, वहाँ से वेव टकरा के वापस आती है। अगर बीच में ऑब्जेक्ट है तो टकरा के वापस आ जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो वेव सीधी चली जाती है। तो उन जो एनिमल्स हैं उनको भी हेल्प करती हैं ये। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब बेटा जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सेम वैसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। ये सरफेस एरिया है जहाँ पर साउंड वेव टकरा रही है, ये टकरा रही है इंसिडेंट वेव, ये जो टकरा के वापस जा रही है, दिस इज़ नॉन एज रिफ्लेक्टेड वेव, और ये नॉर्मल है। सेम वैसे ही इनके लॉज भी होते हैं।
है ना, जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाले लॉज है कि दोनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल, तीनों ही लाई करती हैं सेम प्लेन में। तो वही लिखा है, ये दो लॉज हैं हमारे रिफ्लेक्शन के। और लॉ क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड वेव व्हेन दे हिट अ सरफेस लाइक वॉल, वाटर और माउंटेन। तो वॉल, वाटर, माउंटेन से टकरा के जो साउंड वेव वापस आ रही है उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। वही दो लॉ है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, नॉर्मल, ऑल थ्री ऑफ देम लाई इन द सेम प्लेन। और ये जो दो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक इज एको। एको क्या होता है बेटा? गूंज। हम पहाड़ पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे आपने कुछ भी नाम लिया, मूवीज़ में देखा होगा, खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो हम चिल्ला रहे हैं तो वो साउंड हमारा वापस सुनाई देता है हमको, तो वो क्या है? एको। तो एको क्या है? एको इज द रिपीटेशन ऑफ द साउंड दैट इज़ हर्ड आफ्टर इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंट सरफेस लाइक अ वॉल, माउंटेन और अ बिल्डिंग। तो आपको वो साउंड सुनाई देता है, उसको हम एको बोलते हैं। मतलब आपको रिपीटेड साउंड जो सुनाई दे रहा है उसको हम एको बोलते हैं। अब इसको प्रोड्यूस करने के कुछ कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हर जगह तुमको एको सुनाई देगा। जैसे क्या है? द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट रीच योर ईयर आफ्टर 0.21 सेकेंड। मतलब आपने जो साउंड बोला है वो और आपका साउंड जो टकरा के वापस आ रहा है, उनके जो स्पीड है या उनके अंदर जो डिस्टेंस है 0.1 सेकेंड का होना ही चाहिए। अगर वो डिस्टेंस नहीं है तो वो एको आपको सुनाई नहीं देगा, वो नॉर्मल एक ही साउंड सुनाई देगा। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी फार अवे, फार एनफ मतलब डिस्टेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। वो डिस्टेंस कितना है? 17 मीटर या फिर मोर। मतलब आप जहाँ पे बोल रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आवाज़ वापस आ रही है उसमें और आप में 17 मीटर या उससे ज़्यादा का डिस्टेंस होना ही चाहिए। द सरफेस शुड बी लार्ज एंड हार्ड। जो सरफेस जिससे आवाज़ टकरा के आ रही है वो बड़ा और हार्ड होना चाहिए, जैसे वॉल हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, छोटे कमरे में हमें साउंड क्यों नहीं सुनाई दे सकता। अब ये जो हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी है ना बेटा, ये कंडीशन फॉलो होनी ज़रूरी है। ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो आपको एको सुनाई नहीं देगा। कि भाई एक तो डिस्टेंस साउंड में और जिस भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ रही है आवाज़, एटलीस्ट 17 मीटर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम गैप 0.1 सेकेंड का होना ही चाहिए। और जिस ऑब्जेक्ट से आपकी आवाज़ टकरा रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की आवाज़ टकरा रही है, वो कैसा होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए और लार्ज होना चाहिए। अब छोटे कमरों में हमें आवाज़ गूंजती हुई इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि जो गैप रहता है, जो साउंड वापस आ रहा है टकरा के, उसमें और आपके साउंड में वो 0.1 सेकेंड से कम का गैप है, इसलिए वो आवाज़ गूंजती हुई नहीं सुनाई देती। तो इन स्मॉल रूम रिफ्लेक्टेड साउंड रिटर्न टू क्विकली, बहुत जल्दी आ जाता है। सो इट मिक्सेस विद द ओरिजिनल साउंड, दैट्स वाई वी डोंट हेयर अ सेपरेट एको। तो हमें अलग से आवाज़ नहीं सुनती क्योंकि डिफरेंस जो होता है उनका बहुत कम रहता है, 0.1 सेकेंड से कम रहता है। देखो ये रहा, मान लो ये एक पर्सन यहाँ खड़ा कर रखा है, ये बोल रहा है आवाज़ जो भी, और वो वापस आ रही है आवाज़। तो ये जो डिस्टेंस है, एक तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में वो 17 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए, इससे कम पे नहीं सुनेगा। और वो जो वापस आने की आवाज़ है, उन दोनों का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रेवर्बरेशन। ये भी वही है, ओवरलैपिंग हो जाती है जब एको की, मतलब बहुत सारी आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही हैं, एक ही आवाज़ जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम एक ही आवाज़ रिपीटेडली कहीं हम आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवर्बरेशन। अब ये रेवर्बरेशन कहें हम जैसे रेवर्बरेशन की एक बार आप डेफिनेशन देख लो। रेवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इन अ क्लोज्ड स्पेस ड्यू टू द मल्टीपल कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। मल्टीपल और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड रहता है उसको रेवर्बरेशन बोलते हैं। अब अगर हॉल में मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा हॉल में या किसी बड़े रूम के अंदर, वहाँ पर अगर रेवर्बरेशन मतलब होता है ऑब्वियसली, तो उसको रोकने के लिए, अगर वो मिक्स सा साउंड सुनाई देगा तो आप जो भी मूवी देखने गए आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर वॉल्स, सीलिंग, फ्लोर इस तरह के होते हैं जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बने हुए होते हैं। जहाँ पर सोफ़े लगे होते हैं वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के बने हुए होते हैं, ताकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को। उस वजह से आपको ऐसे आवाज़ मतलब कहीं हम मिक्स होती हुई सुनाई नहीं देती, एक ही साउंड आपको क्लियरली सुनाई देता है। तो टू रिड्यूस अनवांटेड रेवर्बरेशन मॉडर्न हॉल्स यूज़ किए जाते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स और वॉल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कुशन चेयर्स होती हैं, तो ये सब क्या है? साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। कर्टेन लगाए जाते हैं तो उनसे साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है और आवाज़ बहुत कहीं हम मिक्स होके सुनाई नहीं देती, नॉर्मल आपको साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोनार। फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, अंडर वाटर साउंड टेक्नोलॉजी है ये। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका सोनार का, कि एक शिप जो होता है वो सेंड करता है अल्ट्रासोनिक स्ट्रेट वेव्स डाउन इनटू द सी। ये अल्ट्रासोनिक वेव सी में भेज रहा है, वहाँ से टकरा के वापस आ रहा है साउंड। दीज वेव ट्रैवल थ्रू द
through the water strike the object on the ocean floor or a submarine and then reflect back to the receiver on the ship. तो इस शिप पे वापस आता है. अब जैसे जो तो जो शिप वगैरह होते हैं उनके थ्रू ये साउंड भेजा जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव भेजी जाती है, टकरा के वापस आती है, तो मतलब पता लग जाता है कि नीचे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, कि वो मतलब नुकसान करे. जैसे सबमरीन वगैरह है, वो नीचे जाती हैं पानी के अंदर, तो वो पहले ही देख लेते हैं इस तरह की वेव्स, साउंड वेव्स भेज के कि भाई अगर वो टकरा के वापस आए तो ऑब्वियसली नीचे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकता है. नेक्स्ट वन इज, अब इसके लास्ट आई थिंक पॉज एंड पॉन्डर की क्वेश्चन ही रह गए हैं हमारे. हाँ, 3-4 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, यू क्लैप इन एन एम्प्टी कॉरिडोर एंड हियर एन एको 0.5 सेकेंड. मतलब आपको 0.5 सेकंड के बाद वो एको जो है सुनाई दे रहा है. टाइम दे रखा है यहाँ पर 0.5 सेकंड. स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, फाइंड योर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल. अब देखो, हमने पीछे देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया, एक तो टाइम दे दिया 0.5 सेकंड का, और हमें क्या दे दिया, स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें डिस्टेंस निकालना है बस, है ना. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल पूछा है. अब देखो, जब हमने एको को पढ़ा था तो आपने देखा था एक पर्सन यहाँ पे खड़ा था और एक वॉल यहाँ था. तो डिस्टेंस मतलब हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है ओनली. और ये जो हमारे को टाइम दे रखा है, ये कौन सा टाइम दे रखा है, कि मतलब आपका साउंड जा भी रहा है और आ भी रहा है, नहीं दोनों चीजें. अब हमें डिस्टेंस सिर्फ हाफ निकालना है ना, सिर्फ आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आपको वापस आने वाला डिस्टेंस नहीं निकालना. मतलब आपको खुद के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसीलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है जो भी डिस्टेंस आया है उसको. ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हम पहले नॉर्मल डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम करके. स्पीड है 340, टाइम है 0.5, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास पॉज एंड पॉइंटर का क्वेश्चन है. एन एक्सपेरिमेंट रिक्वायर echoes टू अराइव आफ्टर एटलीस्ट 0.2 सेकेंड. व्हाट मिनिमम डिस्टेंस शुड बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू बी प्लेस्ड. सेम वही क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है. तो जो भी डिस्टेंस की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर देना है आपको. एक सोनार से रिलेटेड न्यूमेरिकल है. सोनार सिग्नल सेंट इनटू द सी वाटर रिटर्न आफ्टर 0.90 सेकेंड. द स्पीड ऑफ द साउंड कितना है, 1530 मीटर पर सेकेंड. हाउ फार द ऑब्जेक्ट. सेम वैसे ही करना है आपको. आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है तो वही हम क्या करेंगे, स्पीड निकाल के डिस्टेंस को, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को. सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो. आप, आई होप कि आपको समझ में आया हो. बेटा कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. एंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है फ्रॉम माय साइड. सो प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें. इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज रह रही है, एक दिन मैं वीडियो डाल के वो बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दूंगी. Please do like, share and subscribe my channel. Have a great day ahead. Bye bye.